नमस्कार। आपका अखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कहते हैं कि राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी दोनों स्थायी नहीं होती। कब दोस्त दुश्मन बन जाए, दुश्मन दोस्त बन जाए, इसका पता नहीं होता। लेकिन राजनीति में ये मौसम दोस्ती और दुश्मनी का इतनी तेज़ी से बदलता है, ये भी देखने को मिलता है, हालांकि कम देखने को मिलता है। अक्सर ये होता है कि लंबे समय के दोस्त दुश्मन बनते हैं और दुश्मनी बड़ी शिद्दत से करते हैं, लेकिन बहुत कम समय में दोस्ती दुश्मनी में बदले, ये थोड़ा कम होता है, लेकिन होता ज़रूर है। नीतीश कुमार का उदाहरण सामने है, लेकिन आज नीतीश कुमार की बात नहीं कर रहा हूँ। बात कर रहा हूँ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। उनकी बात करने पर जो तस्वीर उभरती है कि वो उनकी जो छवि है कि अग्निकन्या है, तो हर समय जो है आग उगलती हुई मिलेंगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ तो वो लगातार बोल रही हैं और लगातार हमला कर रही हैं। और ख़ास तौर से आप याद करें विधानसभा चुनाव के दौरान क्या क्या नहीं कहा, उनकी तुलना गुंडों से की और पता नहीं क्या क्या कहा, बाहरी कहा, सब कुछ कहा। वही ममता बनर्जी महज साल सवा साल के अंदर ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी का बचाव करती हुई नज़र आ रही हैं। तो उसका कारण क्या है? तो कुछ तो कारण होगा। तो उस कारण पर जाने से पहले ज़रा अभी ताज़ा संदर्भ क्या है उसकी बात कर लें। सोमवार को पश्चिम बंगाल की विधानसभा में एक प्रस्ताव पास हुआ केंद्रीय एजेंसियों के, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के विरुद्ध कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स, इन जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं के खिलाफ किया जा रहा है। तो ये आपको लगेगा, मुझे भी लगा ये खबर पढ़कर, इस प्रस्ताव की बात सुनकर, कि बड़ी स्वाभाविक सी बात है, ये तो ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की जो लाइन है उसके मुताबिक है। लेकिन आगे जब उन्होंने भाषण दिया इस मुद्दे पर, तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को शायद पता नहीं है कि सीबीआई आजकल जो है पीएमओ को रिपोर्ट नहीं करती, पीएम को रिपोर्ट नहीं करती है, वो होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि पीएम ये सब नहीं करा रहे हैं। पहले तो उन्होंने बताया कि किस तरह से सीबीआई और ईडी के डर से बिजनेसमैन देश छोड़कर भाग रहे हैं, विदेश में जाकर बस रहे हैं, किस तरह से विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच हो रही है। फिर अपनी पार्टी का जिक्र किया कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ किस तरह से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। फिर उन्होंने एक शिकायत ये की कि प्रधानमंत्री को उनके सलाहकार सही सलाह नहीं देते। उनके सलाहकार उनसे ये नहीं कहते कि पश्चिम बंगाल को पैसा दो, उनके सलाहकार उनको ये सलाह देते हैं कि चीता खरीदो। तो उनके सलाहकार ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि कहें कि नहीं, चीता मत खरीदिए और पश्चिम बंगाल को पैसा दीजिए। अब आप देखिए, ये बड़े कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में, बड़े जो है सौहार्दपूर्ण वातावरण में ममता बनर्जी का भाषण हो रहा है। ये इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा शिफ्ट है, बहुत बड़ा परिवर्तन है। और जब मैं परिवर्तन की बात करता हूं तब बार बार मुझे दार्जिलिंग की उस बैठक का वो चित्र याद आता है जिसमें ममता बनर्जी और तत्कालीन गवर्नर, जो अब उपराष्ट्रपति हैं, जगदीप धनखड़ बैठे हुए थे, और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। तीनों के बीच तब से मैं लगातार हर वीडियो में अक्सर जो है इसका जिक्र करता हूं कि क्या हुआ, क्या समझौता हुआ। तो समझौता क्या हुआ ये तो अब भी नहीं पता चल रहा है, लेकिन उसकी कुछ बातें, मतलब जो उसके बाद घटनाएं हो रही हैं, उससे लग रहा है कि कुछ हुआ है। ममता बनर्जी अचानक ट्रैक बदल दे और प्रधानमंत्री के प्रति नरम हो जाए। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि ये सब जो हो रहा है, ईडी सीबीआई, ये प्रधानमंत्री नहीं करा रहे हैं, ये बीजेपी के कुछ नेता करा रहे हैं। उनका इशारा साफ साफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर था। अमित शाह उनके साथी जो है ऐसा कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं। अब कुछ लोगों को लगता है कि ये वो व्यंग्य कर रही थी, मुझे नहीं लगता। प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की बात व्यंग्य में, हास्य में या किसी और तरीके से ममता बनर्जी नहीं बोल सकती, क्योंकि जिस तरह से परेशान है वो, तीसरी बार प्रचंड बहुमत लेकर आने के बाद भी परेशान क्यों है? अपनी पार्टी के नेताओं, अपनी सरकार के भ्रष्टाचार के कारण। अगर ये भ्रष्टाचार का मुद्दा ना होता, अगर इस पार्टी के नेताओं ने, सरकार के मंत्रियों ने भ्रष्टाचार न किया होता, तो ममता बनर्जी के खिलाफ किसी की बोलने की हिम्मत ना होती।
अब आप देखिए भ्रष्टाचार कैसे एक जनाधार वाले नेता को बेबस बना देता है, और भ्रष्टाचार जब तक छिपा रहता है तब तक उसकी बहादुरी आपको दिखाई देती है। जैसे ही भ्रष्टाचार खुलकर सामने आने लगता है, फिर धीरे धीरे बोलती बंद होने लगती है। शेर जो है वो बिल्ली बनने लगता है। वही हाल ममता बनर्जी का है। तो ममता बनर्जी क्यों ऐसा कर रही हैं? मुझे उसके 2-3 कारण नज़र आते हैं। ममता बनर्जी को ये समझ में आ गया है कि लगातार प्रधानमंत्री पर हमला करने का उनको कोई राजनीतिक फ़ायदा नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री पर हमला करने से सीबीआई या दूसरी एजेंसियों की जांच जो है वो रुक नहीं रही है। उनको मालूम है कि प्रधानमंत्री की जो क्रेडिबिलिटी है उनकी तुलना में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, कम से कम अभी भ्रष्टाचार की बात हो रही तो वहीं तक सीमित रखूँगा, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री की जो विश्वसनीयता साख आम लोगों के बीच में है वो ममता बनर्जी की नहीं रह गई है। इसलिए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अगर वो फंसने पर प्रधानमंत्री पर हमला करेंगी तो वो बूमरैंग करेगा, वो पलट कर उनके ऊपर आएगा। ये बात उनको समझ में आ गई है। मुझे पक्का यकीन है कि ये बात उनको फीडबैक जो ग्राउंड से मिला होगा उससे ये बात समझ में आई होगी। दूसरा, जो शुभेंदु अधिकारी ने असेंबली में कहा, उन्होंने कहा कि ये सब ममता बनर्जी जो बोल रही हैं प्रधानमंत्री के प्रति इतनी जो सदाशयता दिखा रही हैं उसका कारण ये है कि वो अपने भतीजे को बचाना चाहती हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये समझौता हुआ है कि केंद्र सरकार अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं उनको बचा लेगी? अब आप देखिए कि किस तरह से गोल पोस्ट शिफ्ट कर रही हैं ममता बनर्जी। उनको लगता है कि बीजेपी के दूसरे नेताओं पर हमला करो तो उसका फ़ायदा मिल सकता है, उनके बारे में बोलो तो उस पर जो है जनता की वैसी प्रतिक्रिया नहीं होगी जैसा प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने पर होता है। तो इसलिए उन्होंने टारगेट अब बहुत छोटा टारगेट चुन लें तो उसका कोई असर ही नहीं होगा। तो इसलिए जो नंबर 2 है सरकार में और पार्टी में अमित शाह, उनको जो है निशाना बनाने का फैसला किया। और ये मैं बात ये असेंबली में जो प्रस्ताव आया केवल इसी की वजह से नहीं कह रहा हूँ, इससे पहले की एक घटना देख लीजिए। अभी कुछ ही दिन पहले, शायद इसी महीने, हमारा क्या इस महीने की शुरुआत में ही अभिषेक बनर्जी को ईडी ने फिर से पूछताछ के लिए बुलाया था, और ईडी से पूछताछ के बाद जब वो निकले तो उन्होंने अमित शाह के बारे में एक टिप्पणी की, बड़ी आपत्तिजनक टिप्पणी की, और हमला सीधा अमित शाह पर था, प्रधानमंत्री पर नहीं था। उस तरह से केंद्र सरकार पर भी नहीं था, सीधा हमला, व्यक्तिगत हमला अमित शाह पर था। तो ममता बनर्जी ने ये तय कर लिया है कि उनकी रणनीति के हिसाब से अब आगे हमला जो है वो प्रधानमंत्री पर नहीं अमित शाह पर होगा और बीजेपी के दूसरे नेताओं पर होगा। उनको समझ में आ रहा है कि अब अमित शाह की गतिविधियां, जैसे जैसे पश्चिम बंगाल में माहौल बदल रहा है, अमित शाह की गतिविधियां पश्चिम बंगाल में बढ़ने वाली है। तो मुकाबला उनका, एक तरह से उन्होंने ये मान लिया है कि उनका मुकाबला अमित शाह से होना है। ऐसा क्यों मान लिया है? उसकी मुझे जो वजह नज़र आती है कि उन्होंने ये तय कर लिया है कि अब वो प्रधानमंत्री की रेस से बाहर हो गई। उनको समझ में आ गया है कि वो उनकी जो हैसियत, राजनीतिक हैसियत की बात कर रहा हूँ, जो राजनीतिक हैसियत है वो बीजेपी से लड़ने की नहीं है बंगाल के बाहर। वो बंगाल में बीजेपी से बखूबी लड़ सकती हैं, उसको हराने की भी ताकत रखती हैं, हरा भी चुकी हैं। तो इसलिए वहाँ उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। लेकिन बंगाल से बाहर निकलते ही उनको जो है साथियों की, सहयोगियों की ज़रूरत पड़ती है जो मिल नहीं रहे हैं। जिस तरह के समर्थन की उनको उम्मीद थी उस तरह का समर्थन मिल नहीं रहा है। तो ममता बनर्जी को ये समझ में आ रहा है कि ये जो प्रधानमंत्री की दौड़ का जो ये खेल है, ये जो है वो उस तरह का है कि आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे वाला है, कि प्रधानमंत्री पद की दौड़ के लिए जाएंगे तो मुख्यमंत्री का पद जो है वो भी खतरे में पड़ सकता है। तो ये उनको बात समझ में आ गई है, इसलिए उन्होंने अपने को प्रधानमंत्री की रेस से बाहर कर लिया है। अब आप देखिए कि उनके लंबे समय से एक वही जो बयान आया था कि 4 पार्टियों का कि ये मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, उसके बाद से उनका कोई बयान प्रधानमंत्री, विपक्षी एकता, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, इन सब मुद्दों पर कुछ नहीं आया है। वो कुछ नहीं इस बारे में बोल रही हैं। उनको मालूम है कि विपक्षी एकता ये हो नहीं सकती। कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्षी दल है। कांग्रेस ने तय कर दिया है, एक तरह से औपचारिक रूप से भी घोषणा कर दी है
कि अगर विपक्षी एकता होगी तो उसके केंद्र में उसकी धुरी जो है वो कांग्रेस पार्टी ही हो सकती है, और कांग्रेस पार्टी जहाँ रहेगी वहाँ ममता बनर्जी नहीं जाएंगी, ये लगभग स्पष्ट हो चुका है। तो इसलिए उनको मालूम है कि इसका हश्र क्या होने वाला है, तो वो अपना टर्फ बचा रही हैं, अपनी ज़मीन बचाने की कोशिश कर रही हैं और अपना परिवार बचा रही हैं। उनके सामने दो लक्ष्य है, तात्कालिक लक्ष्य है परिवार को बचाना, दीर्घकालिक लक्ष्य है अपनी ज़मीन को बचाना, यानी पश्चिम बंगाल की विधानसभा में उनको कोई सेटबैक ना हो इसका प्रयास करना। इसलिए आप देखिए कि उनका जो रुख बदला है पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के प्रति, उसमें अंतर देखिए। जिस तरह से प्रधानमंत्री के प्रति उनका रुख बदला है, उनकी भाषा जितनी नरम हो गई है, ममता बनर्जी इस तरह की भाषा अपने प्रतिद्वंदी या विरोधी के लिए, राजनीतिक विरोधी के लिए इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हुए इससे पहले कभी दिखाई नहीं दी, सुनाई नहीं दी। लेकिन ममता बनर्जी ये सब कर रही हैं। उनको समझ में आ रहा है कि क्या होने जा रहा है। पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट फाइल कर दी 58 दिन में, 58वें दिन। 60 दिन में अगर चार्जशीट फाइल नहीं होती है तो उनको ज़मानत मिल जाती, तो अब ज़मानत नहीं मिलेगी। तो 58 दिन में चार्जशीट फाइल हो गई। और आपको बताएं चार्जशीट के साथ कितने पेज के डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं ईडी ने, 1,46,000 पेज के। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना थॉरो इन्वेस्टिगेशन हुआ है, किस तरह से सबूत जुटाया गया है। और 43 जो है वो गवाह हैं। उसके अलावा 4 कंपनियां हैं जिनके खिलाफ ये चार्जशीट फाइल हुई है। तो कुल मिलाकर वो पूरा केस अभी तक जो नज़र आ रहा है बिल्कुल उसको वाटर टाइट बनाने की कोशिश कर रही है ईडी। तो पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी का बचना कठिन लग रहा है, और ममता बनर्जी को मालूम है कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। तो इसलिए उनकी प्राथमिकता में पार्थ चैटर्जी नहीं है, उनकी प्राथमिकता में अनुव्रत मंडल नहीं है, कोई और टीएमसी नेता नहीं है। उनकी प्राथमिकता में एकमात्र उनका भतीजा और उसकी पत्नी है। उनको बचाना उनके लिए सबसे बड़ी जो है प्राथमिकता है, और उसके लिए वो किसी तरह का समझौता करने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं कि इसके बाद वो प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ बोलेंगी नहीं या बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलेंगी नहीं, वो सब चलता रहेगा। लेकिन आपको एक एक जो है निर्णायक अंतर दिखाई देगा कि विधानसभा चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव में जीत के बाद जिस तरह से वो बोलती थी, और पिछले 1.5 महीने से जिस तरह की भाषा वो बोल रही हैं, उन दोनों का अंतर अगर आप देखिए, उसको एनालाइज करने की कोशिश कीजिए, तो आप भी इसी नतीजे पे पहुंचेंगे जिस पर मैं पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। तो पश्चिम बंगाल की राजनीतिक हवा बदल रही है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिनों के लौटने के संकेत मिल रहे हैं। जिस तरह से नबन्ना अभियान को सफलता मिली, जिस तरह का पार्टिसिपेशन था उसमें कार्यकर्ताओं और आम लोगों का, उससे हौसला बढ़ा है। अभी शुभेंदु अधिकारी के चुनाव क्षेत्र नंदीग्राम में जो कोऑपरेटिव के चुनाव हुए हैं, उनमें 12 में से 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। ये सब छोटे छोटे संकेत आ रहे हैं जो ज़मीनी संकेत हैं। और आज से 6 महीने पहले, 6 महीने क्या, 2 महीने 2.5 महीने पहले इस तरह के नतीजे की कोई कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन ये हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस नतीजे के बेसिस पे हम ये कह दें कि तृणमूल कांग्रेस जो है नीचे जा रही है और तृणमूल कांग्रेस विधानसभा का चुनाव जो 26 में होगा उसके हारने की संभावना, ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि राजनीतिक माहौल बदल रहा है। जो लग रहा था कि बीजेपी डूब चुकी है, अब उबर नहीं सकती, वो बीजेपी तैरती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी लड़ाई के लिए तैयार दिखाई दे रही है। इतनी मार खाने के बाद अब को समझ में आ गया है कि ज़मीन पर लड़ने का कोई विकल्प नहीं है। उसको लड़ाई ज़मीन पर लड़नी पड़ेगी, और जो जिस रास्ते, जिस तरह से ममता बनर्जी सीपीएम से लड़कर पहुंची हैं यहाँ तक, उसी तरह से भाजपा नेताओं को लड़ना पड़ेगा। तो उससे भाजपा के नेताओं, खासतौर से शुभेंदु अधिकारी जैसे नेताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है, आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है कि हम लड़ सकते हैं। हालांकि शुभेंदु अधिकारी तो ममता बनर्जी के साथियों में थे शुरू के,
नंदीग्राम के आंदोलन की पूरी रूपरेखा बनाने वाले, तो उनको मालूम है लड़ाई कैसे ज़मीन पर लड़नी है। तो वो ऐसे नेताओं में नहीं है जिनको ज़मीनी लड़ाई का कोई अनुभव नहीं है। तो वो उनका अनुभव इस समय बीजेपी के बड़ा काम आएगा। तो ममता बनर्जी के रुख में बदलाव, फिर मैं कह रहा हूँ दार्जिलिंग की बैठक की वो फ़ोटो, वो चित्र याद रखिए। इसके आधार पर आगे भी इस तरह के संकेत मिलने पर उसका विश्लेषण होता रहेगा। वो एक तरह से कहें बेस डॉक्यूमेंट है जो बता रहा है कि राजनीति पश्चिम बंगाल में कैसे बदल रही, ममता बनर्जी कैसे बदल रही हैं राजनीतिक रूप से, और आने वाले दिनों में इसके और संकेत मिलेंगे और सबूत मिलेंगे। तो ममता बनर्जी का ये बदलाव, ये तय करना मुश्किल हो जाए अगर ममता बनर्जी की राजनीति में कि वो हमला कर रही हैं कि बचाव कर रही हैं, तो समझिए कि कुछ गड़बड़ है, समझिए कि कोई बड़ा बदलाव हो रहा है। मुझे तो यही लगता है। मुझे पता नहीं कि आप इससे कितना सहमत हैं, लेकिन मैंने जो तथ्य आपको बताए उनके आधार पर जो निष्कर्ष निकाल रहा हूँ, मुझे लगता है कि सही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन ये दिशा सही है या गलत है, ये आने वाले कुछ दिनों के घटनाक्रम से साबित होगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।